हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एनएमएमएस परीक्षा जो होने वाली है उसकी तैयारी हम करेंगे। और ये अभी आपकी परीक्षा 2023-24 है, कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी यानी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही प्रश्न और भी मिल सके। तो देखते हैं, आइए। सबसे पहला प्रश्न है जैसे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। क्या है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो याद रखना बच्चों, सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। आंसर क्या होगा आपका? ऋग्वेद। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है आपका, मेगस्थनीज किसकी रचना है? मेगस्थनीज किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? इंडिका। याद रखना, किसकी रचना है? इंडिका की। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? इंडिका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नगर की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो नगर की खोज किसने की थी? तो यहाँ आ जाएगा आपका राखलदास बैनर्जी ने की थी, है ना। किसने की थी? राखलदास बैनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। और हड़प्पा की खोज आएगा तो दयाराम साहनी लगाना, है ना। अगर पूछे आपसे हड़प्पा की खोज किसने की थी तो आप क्या आंसर लगाएंगे? दयाराम साहनी आंसर लगाएंगे। और बच्चों, ये आपकी नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा बहुत अच्छी परीक्षा है। इसमें आप पास होंगे तो आपको 1,000 रुपये हर महीने मिलेंगे, यानी 12,000 रुपये आपको साल के मिलेंगे। और आगे भी आपकी पढ़ाई के लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो इस परीक्षा को बहुत अच्छे से आप क्लियर करना, काफ़ी अच्छे से आप इसका एग्ज़ाम दें, यही मैं कामना करता हूँ। और आप सभी इस एग्ज़ाम में पास हों। और एक दूसरी चीज़ बताऊं, जैसे आज मैं ये सामाजिक विज्ञान का है ना, कौन से विषय का है? सामाजिक विज्ञान का है। ऐसे ही मैं आपके पूरे विषय विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, फिर आपकी तर्क शक्ति, रीजनिंग, इसके सारे प्रश्न मैं चैनल पे डाल रहा हूं। तो वो सारे आपको मिल सकें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। और बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो डालूँ आपको मिल सके और आप उन्हें पढ़कर काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आइए देखते हैं, चौथा प्रश्न है इसमें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? याद रखना, क्या प्रश्न है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वर्धमान महावीर का आएगा तो ये जैन धर्म के थे, है ना, बौद्ध के नहीं थे। तो याद रखना, बौद्ध धर्म के कौन थे? गौतम बुद्ध। तो इस प्रकार से आपका आंसर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक भारत के किस राज्य से संबंधित थे? गुरु नानक जी जो थे भारत के किस राज्य से संबंधित थे? तो इनका आएगा पंजाब राज्य से। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखना, है ना, किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो सन 1526 में हुआ था। ये भी याद रखना, सन याद रखना इसका, अगर पूछ ले कि कब हुआ था तो सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना। और किसके बीच पूछेगा तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी किस सन में भारत आई थी? तो सन 1600 ईस्वी में ये भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? सन 1600 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को आप चूकना नहीं, पूरा कंप्लीट प्रश्न देखना, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना जब तक, ताकि आपसे पूरा बन सके और अपने जितने दोस्त होंगे आपके उन तक भी ये आप शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगला प्रश्न है आपका कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने किसकी ये कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनके पिताजी थे, है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी थे। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना। हमसे क्या पूछा है? आत्मीय सभा की स्थापना, तो राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो याद रखना, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। सरदार वल्लभ भाई कौन है? तो लौह पुरुष है ना। यानी अगर प्रश्न आता है लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। यहाँ पर बच्चों आपका एक ही प्रश्न से 2
4 प्रश्न क्लियर हो जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या था, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो हमने देखे सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अब लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपके कई सारे प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जा रहे हैं। अगला है जैसे राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है, तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो हम सभी ने पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा है। और राष्ट्रगान पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर आएगा, है ना। किसने लिखा है राष्ट्रगान, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आया है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आएगा, तो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे ये, है ना। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सौर मंडल का मुखिया कौन है, सौर मंडल का मुखिया कौन है, तो कौन है मुखिया, सूर्य कहलाता है ना। सौर मंडल का मुखिया कौन कहलाता है, सूर्य कहलाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको, तो सूर्य ग्रह को कहा जाता है। और सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा, है ना। बुध क्या है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु प्रत्येक कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, तो याद रखना प्रत्येक 76 वर्ष के बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद, 76 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 वर्षों के बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है, 8848 मतलब 8848 मीटर है। कितनी है, 8848 मीटर है। तो यहाँ याद रख लेना, 3 8 है और 1 4, तो इससे याद रह जाएगा आपको। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर किस से संबंधित है, चूना पत्थर किससे संबंधित है, तो ये अवसादी चट्टान है। कौन सा चट्टान है, अवसादी चट्टान कहलाता है चूना पत्थर, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के संपूर्ण स्थल का कितना भाग एशिया महाद्वीप में है, तो याद रखना 30% भाग, है ना। पूरे विश्व का कितना, 30% भाग जो होगा वो एशिया महाद्वीप में आता है, इतना याद रखिएगा आप। विश्व के महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 7 महाद्वीप हैं विश्व में, है ना। याद रखना कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न है, पौधा घर प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, पौधा घर प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है ना। पौधा घर बनाते हैं ना हम, जहाँ जैसे बागवानी बगीचा लगा लेते हैं, तो वहाँ कौन सी गैस चाहिए हमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके लिए उत्तरदायी है ना। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कहाँ स्थित है, श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है ना। ये जैसे भारत का नक्शा हो गया, तो ये नीचे यहाँ श्रीलंका दिखता है और यहाँ पे समुद्र है, तो ये कौन सा सागर कहलाता है, ये हिंद महासागर कहलाता है। तो श्रीलंका कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की वर्तमान राजधानी क्या है, तो ये तो सरल सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 395 अनुच्छेद हैं कुल। कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, है ना। और अनुसूची पूछे तो कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। कितनी है, 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए, तो हमने पढ़ा है राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। और विधायक के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। वोट डालने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए, ये भी याद रखना, है ना। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न आए तो आप बना सकें, इसके लिए मैं आपको 2-4 प्रश्नों के उत्तर बता दे रहा हूँ एक ही प्रश्न में। और बच्चों, चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो और भी डालूँगा। फिर आपकी अभी ये क्या मीन्स कम मेरिट परीक्षा है, इसके बाद ओलंपियाड है, तो उसके भी प्रश्न मैंने चैनल पे डाल दिया है और कुछ प्रश्न डालूंगा, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो याद रखना लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। और अधिकतम पूछे तो कितना होगा, 552 होगा, है ना। अगर प्रश्न आ गया कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 552 ऑप्शन में होगा, तो 552 लगाना। और वर्तमान में संख्या कितनी है इतना पूछता है, तो 545 आंसर आप लगाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। अगला है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो क्या है कांग्रेस का, आपने देखे हैं ऐसे पंजा बना रहता है ना, तो पंजा है। कमल किसका है, तो कमल है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी। हाथी किसका है, तो हाथी है बहुजन समाज पार्टी का, है ना, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। तो इस बात को याद रखना। आम आदमी पार्टी का पूछ ले तो क्या लिखोगे आप, झाड़ू है। क्या है चुनाव चिन्ह, झाड़ू है ना। अगला प्रश्न है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का सम्राट कौन बना, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का सम्राट कौन बना था, तो अकबर के बाद कौन बना था, उनका बेटा जहांगीर बना था, है ना। अकबर के बाद कौन बना था, उनका बेटा जहांगीर।
अगला प्रश्न है, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका नाम क्या है? वास्को डी गामा, है ना। सन 1498 में ये सबसे पहले भारत आया था। पूछेगा सबसे पहले भारत की कौन आया था, भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो भी वास्को डी गामा ने की थी। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? जो 1458 में आया था दोस्तों, याद रखना कब आया था? 1498 में आया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ ठाकुर कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था? आत्मीय सभा, है ना, तो उसकी क्या जाएगा? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय का आएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2-3 प्रश्न आपके क्लियर हो गए दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप आगे भी वीडियोस देखते रहिए। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो हमें याद रखना किससे संबंधित है, हम कब मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। किससे? स्वामी विवेकानंद से। कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है ना। आप योग दिवस के नाम से जानते हैं ना, योग दिवस, योगा करते हैं आप 12 जनवरी को सुबह सुबह, तो वही क्या है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा मनाया जाने वाला क्या है? युवा दिवस है। तो याद रखिएगा युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। अगला है, राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था रविन्द्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रगान के हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? राष्ट्रगीत के रचयिता है ना। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान आएगा और बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत आएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 250 राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य भारत में कितने हो सकते हैं? अधिकतम 250। अब मध्य प्रदेश में कितने हैं बोले तो याद रखना 11 सदस्य हैं। कितने हैं मध्य प्रदेश में? 11 हैं। और सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो संसद के उच्च सदन को हम कहते हैं राज्यसभा, है ना। तो याद रखना संसद में कितने सदन होते हैं? ये संसद है, इसके 2 सदन होते हैं। तो एक का नाम क्या है? लोकसभा है ना, और दूसरे का नाम क्या है? राज्यसभा है ना। संसद के कितने सदन होते हैं अगर पूछ लिए तो बताना। संसद के 2 सदन होते हैं। और कौन कौन से? तो पहला सदन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो यहाँ पर है ना संसद के उच्च सदन। तो याद रखना लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। ये लोकसभा है, इसको क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। तो इतना याद रखना दोस्तों। यहाँ से आपके 2-4 प्रश्न क्लियर हो गए हैं। तो इन सारी बातों को आप याद रखना, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। और मैं उम्मीद करूँगा आप मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने और आप सभी इस पेपर में पास हो सकें और आपको 1000 रुपये की स्कॉलरशिप हर महीने प्राप्त हो, जिससे आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो सके, आप अपनी ज़रूरतों को पूर्ण कर सकें दोस्तों। अगला है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 17 में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से छुआछूत की भावना रखता है तो हम उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, है ना। कोर्ट में हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं अगर वो तुम्हारे साथ छुआछूत की भावना रखता है तो ये कहाँ दिया गया है? इस बात का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 17 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, है ना। ये आपका भारत देश जो है, आपका भारत देश है, इसको 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो कर्क रेखा भारत के ऐसे बीच से होकर गुजरती है ना। कौन सी कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखना अगर प्रश्न आए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो 8 राज्य से, है ना। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और अगर प्रश्न आएगा मध्य प्रदेश के कितने जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कौन कौन से जिले हैं। तो रतलाम है, उज्जैन है ना, आगर मालवा है, फिर राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, फिर विदिशा है, फिर रायसेन है ना, फिर क्या है? शहडोल है ना, फिर अनूपपुर है। तो इन जिलों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो याद रखना यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं आपके कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी भारत को कितने भागों में? 2 भागों में बांटती है। कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। और मध्य प्रदेश के कितने जिले से गुजरती है? तो 14 जिले से, है ना। तो इन सारी बातों को याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी राज्य कौन
कौन सा है भारत का? तमिलनाडु इसका सही आंसर आएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से देना है ना, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना। देखो केरल नहीं है, केरल तो इस साइड हो जाता है ना, ये भारत है तो केरल यहाँ पड़ जाता है ना। उसके बाद कर्नाटक आता है, उसके बाद क्या आता है यहाँ? तमिलनाडु। तो सबसे नीचे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है दक्षिण में, और तमिलनाडु के बाद इधर समुद्र लग जाता है और फिर श्रीलंका है। तो इस प्रकार से क्या होगा हमारा आंसर? तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो देखो अफगानिस्तान तो पड़ोसी है, भूटान भी पड़ोसी है, चीन भी पड़ोसी है, क्या नहीं है? सिंगापुर नहीं है। सिंगापुर दूर है ना, बाकी सब क्या है? भारत से लगे हुए राज्य हैं। पड़ोसी राज्य मतलब जो भारत के करीब हैं, निकट हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पड़ोसी राज्य कहते हैं। तो कौन पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? सिंगापुर नहीं है, बाकी सब पड़ोसी राज्य हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा समुद्र से लगी हुई है? तो देखो हिमाचल प्रदेश की नहीं लगी है ना, उत्तराखंड की भी नहीं लगी है ना, मध्य प्रदेश की भी सीमा नहीं लगी है, गुजरात की सीमा जो है वो समुद्र से लगी है ना। क्योंकि जो ये भारत का हमारा नक्शा बनेगा तो गुजरात यहाँ पे आता है, ये गुजरात है और इधर से क्या हो जाता है? समुद्र चालू हो जाता है पूरा। तो गुजरात की सीमा समुद्र से लगी है, बाकी चीज़ों की नहीं लगी है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखना है ना। कौन सा महाद्वीप आएगा? अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर जो थी ये कनिष्क की राजधानी थी। उज्जैनी पूछे तो ये किसकी थी? महाराज विक्रमादित्य की राजधानी क्या थी? महाराज विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैनी को बनाया था, है ना। और कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, तो याद रखना पुरुषपुर किसकी थी? कनिष्क की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, है ना। कौन से धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान कौन थे? यानी वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन से भगवान थे? तो श्री कृष्ण भगवान जो थे ये वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो इस प्रकार से ये कुल 40 प्रश्न थे दोस्तों, जो आपके सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से थे, सामाजिक विज्ञान विषय से मैंने लेके आया। और भी वीडियोज़ में सामाजिक विज्ञान की डालूंगा, और विज्ञान की आपकी फिर विज्ञान हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी, और फिर आपकी जो तर्क शक्ति है, इन सारी वीडियोज़ को मैं चैनल पर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा के लिए। और अगर आपको कोई कुछ और चीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरी इंस्टा आईडी झारिया आशीष में मुझे पर्सनल मैसेज करके भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ की कमी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो को समझने में, किसी चीज़ का उत्तर जानने में, तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरी पर्सनल आईडी जो मैंने आपको दिया है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।